इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 6 लिगेंड्स आसानी से अटैच हो सकते हैं। अगर कोई और एग्जांपल दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे, बॉक्स बनाओगे और बॉक्स के हिसाब से आप रखोगे कितने बॉक्स खाली हैं। 4 खाली हो तो 4 लिगेंड्स आ सकते हैं मोनोडेंटेड वाले, 5 खाली हो तो 5 लिगेंड्स आ सकते हैं। इस हिसाब से बड़ी आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैं चलता हूं इसकी फार्मूले की तरफ। आयरन +2, उस समय साइनाइड कितने अटैच हैं बेटा? 6 अटैच हैं। अब बताओ कि इस पर चार्ज कौन सी होगी। जैसा कि बेटा हमें पता है यहाँ पर चार्ज ये +2 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +2। इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें पता नहीं है। अलबत्ता साइनाइड मोनोडेंटेट है तो मैं क्या लिखूंगा? -6 = 0। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूं इसका मालूम करना हो तो +2 -4, तो नेट आंसर क्या आएगा बेटा? नेट आंसर आएगा -4। तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज जो बनेगी इस पर -4 आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो तो माइनस चार्ज कैसे आया, आप आसानी से कह सकते हो। यहाँ पर ईच साइनाइड -1 है और इसका +2 है, तो +2 -6, तो डिफरेंस कितना आएगा? -4, तो चार्ज होगी इसकी -4। अगर मैं आपसे कहूं चार्ज में दे देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे मालूम करोगे? बड़ा आसान है। यहां पर देखें, मैं लिख देता हूं FeCN6 और मैं आपको देता हूं चार्ज जो है -4। अब मुझे बताओ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे मालूम करोगे? बड़ा आसान है कि आप कैसे मालूम करोगे। आपने लिखा x माइनस कितना है बेटा? 6, x -6, वेरी गुड, इक्वल्स टू आपने लिखा -4। ये चार्ज वाला फार्मूला सेम जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। अब x इक्वल्स टू ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो -4 + 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 ऑफ द आयरन। तो अगर बेटा चार्ज में आपको दूं तो ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर दूं तो चार्ज बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बड़ी आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो याद रहे बेटा हम इसको ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट से शो करते हैं। बड़ी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें ही हम लिखते हैं, एक सेंटर एटम को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और दूसरा हम लिगेंड्स को अंदर रखते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसके बाएं दाएं कोई एटम मिले, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट के पार्ट नहीं कहलाएंगे। ये चार्ज बैलेंस के पार्ट तो कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं कहलाएंगे। कोऑर्डिनेशन का पार्ट ओनली ये 2 टर्म्स कहलाएंगे, एक सेंटर एटम, एक आपका लिगेंड्स, ये दोनों इस टर्म्स के अंदर आ जाएंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। अब एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 तरह के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। पहला, या तो वो न्यूट्रल होगा, या फिर दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर तीसरा आपका यस पॉजिटिव होगा। तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आते हैं। किस तरह से हम पहचाने कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन कॉम्प्लेक्स है, कीटाइन कॉम्प्लेक्स है, या आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? तो बड़ी आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, इस पर फोकस कीजिएगा बेटा। अगरचे ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज हो, न दाएं साइड पर न बाएं साइड पर, कुछ भी ना हो, यानी कि न दाएं साइड पर कोई एटम आयन हो न बाएं साइड पर हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हो, बात में आ रही है, कोई चार्ज ना दिखाई दे, तो उस सेंस में आप क्या बोलोगे बेटा? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलोगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। बहुत ही आसान, रिपीट कर लेता हूं। अगर न दाएं न बाएं कोई एटम नजर आ रहा हो तो हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे हमारे सिंटेक्स में ये 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं न्यूट्रल के एग्जांपल। अगर आपको याद आ न्यूट्रल, अगर आप देखो
तो यहाँ पर ना तो कोई बाएं ना कोई दाएं एटम नज़र आ रहे हैं। प्लाटिनियम, अमोनिया, ये कंप्लीट ब्रैकेट्स के अंदर ही हैं, ये सारे के सारे ब्रैकेट्स के अंदर ही हैं, ये सारे ब्रैकेट्स के अंदर ही हैं। अगर ब्रैकेट्स के अंदर ही हो, न दाएं न बाएं कोई एटम या कॉम्प्लेक्स कोई और मॉलिक्यूल नज़र ना आए, तो उस सेंस में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर राइट साइड पर एटम हो तो वो एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, अगर राइट साइड पर कोई एटम हो और लेफ्ट साइड पर कोई एटम ना हो, तो उस केस में ये क्या होगा? एनाइन, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी बेटा? यस, अगर राइट साइड पर एटम ना हो बल्कि लेफ्ट साइड पर कोई एटम हो, इस केस में बता रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव अपना कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे हमने केटाइन कॉम्प्लेक्स बोला हुआ है। तो अगर एंट्री टेस्ट में बेटा ये सवाल आ जाए कि इस कॉम्प्लेक्स की नेचर क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स देकर और आपसे पूछे ए एनाइन, बी केटाइन, सी आपका यस न्यूट्रल या डी नॉट ऑफ दीज फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरह से डिटरमाइन करोगे? आप लिगेंड्स चार्जेस देखोगे, अगरचे चार्जेस इक्वल हो तो ठीक है, अगर चार्ज कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो सिंपली मेरी ट्रिक को याद कर लो। ट्रिक बड़ी आसान है, अगर दाएं बाएं कोई एटम नज़र ना आए तो सिंपली क्या बोलोगे? ये न्यूट्रल है। अगर सिर्फ राइट साइड पर एटम हो यस, तो आप क्या बोलोगे? एनाइन कॉम्प्लेक्स है। और अगर आपका लेफ्ट साइड पर एटम हो तो आप क्या बोलोगे? ये आपका केटाइन कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आप कॉम्प्लेक्स की नेचर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। उसके बाद नेमिंग का तरीका क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नेम हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है कि आप कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करो, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये डिटरमाइन करो कि ये चिलेट है या नहीं, कॉम्प्लेक्स सिर्फ डी ब्लॉक क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेंटर एटम और लिगेंड्स। लिगेंड्स एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अगर एक पेयर डोनर हो तो उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं, दो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इस तरह से आप इस पर नेम डिज़ाइन करोगे। कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सिंटेक्स में है मोनोडेंटेट के, डाइडेंटेट के, ट्राइडेंटेट के, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा चुका, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री टेस्ट में सवाल भी आ चुके हैं। उसके बाद एक सेंटर एटम में कितने लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं, डिपेंड करेगा 18 रूल पर। 18 रूल आप किस तरह से डिज़ाइन करोगे, ये पी ब्लॉक वाला एक मेंबर रख के फिर आप डिज़ाइन करोगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालो फिर आप देखोगे वैकेंट ऑर्बिटल्स में कितने हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर वैकेंट ऑर्बिटल हाफ में हो, यानी कि 4.25 हो, 5 हो, 5.5 हो, तो उस हिसाब से हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो याद रहे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके अंदर आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाओगे, ये तो रूल है ना कि एक डोनर हो एक एक्सेप्टर हो, तो जाहिर बात एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम सिर्फ एक कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल को ही देखते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपको याद करनी है, इंशाल्लाह इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। बाकी रहा सवाल नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पर नेम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लिप होगी वो इसी पर ही होगी, IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।